अंदर 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां आकर के खुलती है। ठीक है, उनके नाम कौन कौन से हैं? एक तो होती है सबलिंगुअल। कौन सी होती है? सबलिंगुअल। ऐसे लिख सकते हो आप लोग चाहो तो इनको हिंदी में नाम क्या क्या है। एक तो होती है हमारे पास अधोजिह्वा। अधोजिह्वा होती है एक तो, ठीक है। फिर एक होती है अधोजंब। अधोजंब। और एक होती है कर्णपूर्व। इनके हिंदी में नाम थोड़े से टाइटली है, कठिन है, इसलिए इनको इंग्लिश में याद रखो तो और बेहतर है। ठीक है ना। जो अधोजीवा है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। और ये होती है सबमेंडिबुलर। क्या होती है? सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर भी बोल दो या सब मैक्सिलरी बोल दो। सब मैक्सिलरी। और इसको बोलते हैं पेरोटिड। अब होती कैसे कैसे हैं आप देखो, ये इंसान का मुख मैंने बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा कान होता है, यहाँ पे स्थित होती है कर्णपूर। ठीक है। और यहाँ जीभ जो होती है, उस जीभ के नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, इस जगह पर कौन सी होती है? अधोजिह्वा। और जबड़े के नीचे यहाँ पर होती है कौन सी ग्रंथि? अधोजंब ग्रंथि। इनकी संरचना कहाँ स्थित होती है? कान में, इनसे कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ याद रखना है कि हमारी जो लाल ग्रंथियां है वो 3 तरह की होती है। अधोजंब ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि। बस यही नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है टोल के हिसाब से तो। और लार जो होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपको याद रखना है इन लार ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, एक पदार्थ स्त्रावित किया जाता है, क्षारीय तरल स्त्रावित किया जाता है, वो होता है हमारा लार। तो लार जो होता है, इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित किया जाता है, उस पदार्थ को कहते हैं लार। ठीक है ना। और लार क्या है? एक प्रकार का क्षारीय तरल है। एक प्रकार का क्षारीय तरल है भाई लार। ठीक है। लार क्या है? एक प्रकार का क्षारीय तरल है। समझ गए मेरी बात को? अब क्षारीय तरल है तो इस तरल में क्या क्या होता है? तो इस तरल में 2-3 चीजें होती है। इस तरल में होता है जल, इसमें होते हैं एंजाइम, है ना, और इसमें होते हैं खनिज लवण। ये मुख्यतः 3 चीजें होती है। जल होता है, एंजाइम होता है ना, और खनिज लवण होता है, प्लस श्लेष्मा होता है ना। ये कुछ इस 3-4 तरह की चीजें होती है। और आप चाहो तो खनिज लवण के रूप में आयन को ले सकते हो। तो देखिए लाल में पहली वस्तु क्या होती है? जल होता है भाई। क्या होता है? जल। उसके बाद दूसरी वस्तु होती है एंजाइम। एंजाइम 2 तरह के होते हैं। एक जो एंजाइम है उसका नाम है क्या? लाइसोजाइम। और दूसरा एंजाइम है टाइलिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है? टाइलिन एंजाइम है। ठीक है ना। या इसको बोला जाता है अल्फा एमिलेज। या इसको अल्फा एमिलेज या एमाइलेज भी कहते हैं भाई। तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होता है? एक चिपचिपा तरल होता है। चिपचिपा तरल होता है श्लेष्मा। वो भी हमारी लार के अंदर मिलता है। लगभग 90% तो पानी होता है इसमें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? श्लेष्मा होता है भाई। इसके अलावा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl भी होता है। लार में नमक भी होता है भाई, है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे आयन होते हैं जो इसमें स्थित होते हैं। तो हमारी लार का जो संगठन है वो कुछ इस प्रकार का है कि लार में जल, एंजाइम, लाइसोजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम भोजन में आए हुए जीवाणुओं का नाश करता है। अर्थात ये कैसा होता है? जीवाणु नाशी होता है। जीवाणु नाशी होता है। टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन का पाचन है, काम है स्टार्च का पाचन शुरू करना।
स्टार्च का पाचन शुरू करना, ये काम है इसका। श्लेष्मा का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। NaCl का काम है एक्टिवेटर, ये एंजाइम एक्टिवेटर है, एंजाइम सक्रियक, ये सब एंजाइम सक्रियक है। ये सारा आपने पढ़ा था एंजाइम वाले पार्ट में कि एंजाइम के 3 भाग होते हैं। आज भी मैंने एंजाइम पढ़ा सुबह 6 बजे। एंजाइम का जो है पार्ट है, आप उसमें देख करके कोई किसी के पार्ट छूट रहा हो तो उसमें से देख सकते हैं आराम से। बाद में लाइव क्लास को नहीं देखे तो बाद में देख सकता है, किसी के छूट रहा हो तो, ठीक है ना। पीछे से वापस रिविजन होता हुआ आ रहा है पार्ट का। अगर आप लोग चाहो तो ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी आप लोगों को, डबल से आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है NaCl और KCO3 है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास NaCl और KCO3, ये एंजाइम के सक्रिय होते हैं पदार्थ, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। बाइकार्बोनेट क्या है, क्षारीय होते हैं भैया, क्षारीय पदार्थ एक प्रकार का। अम्लता को कम करता है, ये भोजन की अम्लता को कम कर देता है बाइकार्बोनेट आयन, याद रख लेना इसको। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, भोजन की अम्लता को क्या करता है, समाप्त करता है। तो बेटा आप हेडिंग डाल लीजिए, पाचक ग्रंथियां, हेडिंग डाल लीजिए। कल डाला था, हेडिंग नहीं डालना, पाचक ग्रंथियां हेडिंग डालना, और उसमें से तीनों के नाम लिख लो एक बार। तो पहले पाचक ग्रंथियां 3 तरह की है। लाल ग्रंथियां, नंबर 1 तो डाल लेना लाल ग्रंथियां, और दूसरे नंबर पे डाल लेना कौन सी, यकृत, यकृत, और तीसरे नंबर पे अग्नाशय। ये टॉपिक डाल लेना आप लोग, लाल ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, और पहला हेडिंग डालना लाल ग्रंथियां। ठीक है, लाल ग्रंथियां, पहला हेडिंग डालना लाल ग्रंथियां, ठीक है। चलिए, लाल ग्रंथियां जो है आप देखना, लाल ग्रंथियों में देखना, मानव में, मानव में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। मानव में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। मानव में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। नाम लिखो इनके, अधोजिह्वा, अधोजंब, कर्णपूर, इनके नाम लिख लो। अधोजिह्वा, अधोजिह्वा यानी सबलिंगुअल, अधोजंब सब मैक्सिलरी, कर्णपूर पैरोटिड, इनके नाम लिख लीजिए आगे से, इनके नाम लिख लो। लिख लो नाम, अधोजिह्वा सबलिंगुअल, अधोजंब सब मैक्सिलरी, कर्णपूर पैरोटिड। ठीक है, लिख लिया भाई सबने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखना, लाल ग्रंथियों के द्वारा, लाल ग्रंथियों के द्वारा मुख गुहा के अंदर, लाल ग्रंथियों के द्वारा मुख गुहा के अंदर, लाल ग्रंथियों के द्वारा मुख गुहा के अंदर लार का स्त्रवण किया जाता है। लार का स्त्रवण किया जाता है। लार का स्त्रवण किया जाता है। लार का स्त्रवण किया जाता है, जो एक प्रकार का क्षारीय तरल है।
जो एक प्रकार का क्षारीय तरल है, जो एक प्रकार का क्षारीय तरल है, जो एक प्रकार का क्षारीय तरल है, जो एक प्रकार का क्षारीय तरल है। ठीक है, इसमें इसी में हेडिंग डालना लार का संगठन, लार का संगठन। सबसे पहले नंबर 1 लिखना जल, नंबर 1 लिखना जल। इसका मतलब क्या होता है? भोजन को घोलना। ये क्या करता है? भोजन को घोलता है। लार का काम है भोजन को घोलना। जल हो गया। जल के साथ क्या होता है इसमें? एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन से? पहला एंजाइम लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये जीवाणुनाशक होता है। ऐसे लिखते जाओ, लाइसोजाइम जीवाणुनाशक। अल्फा एमिलेज, या टाइलिन, स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन। तीसरा है श्लेष्मा, भोजन को लसलसा बनाना। ये श्लेष्मा का काम है। चौथा काम विद्युत अपघटन। कौन कौन होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना? ये सारे सारे क्या करते हैं? इसके अलावा कुछ था शायद नहीं बताया, लेकिन अपन नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, NaCl KH3, इनका काम क्या है? विद्युत अपघटन। इनका काम क्या है? भोजन को उदासीन बनाना। उदासीन बनाना, भोजन को उदासीन बनाना। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लीजिए इसको, तो समझ में आएगी बात। क्या क्या होता है लार में? लाइसोजाइम होता है, जीवाणु नाशक करता है, भोजन में आए जीवाणुओं का नष्ट कर देता है। एमाइलेज क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का आंशिक पाचन शुरू कर देता है। श्लेष्मा का काम है भोजन को लसलसा बनाना। ठीक है ना? उसके अलावा विद्युत अपघटन का काम है भोजन को उदासीन बनाना, अर्थात पीएच को कम करना। उदासीन क्या है? पीएच को कम करना हो जाता है, क्योंकि भोजन अम्लीय होगा तो उसको क्षारीय, थोड़ा सा हल्का पीएच की जाएगी उसकी, तो ये पीएच को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, लार एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है ना? लार एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है। ये हमारे शरीर में सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं उसके जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, सबसे पहला काम। एंजाइम होता है लाइसोजाइम इसके अंदर, ये ऐसा काम करता है। तो 30% पाचन होता है यहाँ पर। कितने परसेंट होता है बेटा? 30% यहाँ पर पाचन हो जाता है। तो ये लार ग्रंथियां थी, बस इतना था अपने कोर्स में, तो इसके बारे में हम केवल इतना ही लिखे। ठीक है, सबने लिख लिया? ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली हमारी जो ग्रंथि आती है, वो अगली ग्रंथि आती है बेटा लीवर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? लीवर ग्रंथि। लीवर का डायग्राम भी अपनी बुक में नहीं दे रखा, फिर भी अपन को बना के देखना तो पड़ेगा बेटा लीवर का डायग्राम। देखो लीवर का डायग्राम कैसा होता है, आप देखोगे ये इस प्रकार से हमारा लीवर होता है, सही तरीके से बताते हैं। इस प्रकार से ये हमारा लीवर होता है, ठीक है। ये हमारा लीवर होता है और लीवर में यहाँ पर इस जगह पर नीचे की तरफ एक पित्ताशय नाम की संरचना चिपकी रहती है, ठीक है ना। ये पित्ताशय नाम की संरचना आगे जाकर के हमारी यू आकार की, ठीक है ना, हमारे यू आकार की ग्रहणी होती है, उस ग्रहणी में यहाँ जाकर के खुलती है। यामाशय से आ रहा है बेटा, याद है आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर। और यहीं से निकलती है अग्नाशय की वाहिनी, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये यकृत होता है बेटा, ये हमारा यकृत है। और यकृत के बारे में हम बोले तो यकृत में क्या होती है, और यहाँ से यकृत की वाहिनी होती, ये दोनों पाले होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, पित्ताशय। ये भाग जो है बेटा, ये क्या है, हमारा पित्ताशय है। ये वाला भाग क्या है, हमारा पित्ताशय है, ठीक है। ये पित्ताशय है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर यकृत यकृत में मुख्यतः दो पालियां होती है बेटा, है ना। दो पालियां होती है, ये तो होती है दाई पाली और ये होती है बाई पाली। लेकिन इनके बीच में भी एक पाली और होती है ना। ऊपर इनके बीच में भी एक और पाली होती है, दो पालियां और होती है, जो जिनको बोलते हैं हम कौन सी पाली, एक तो बोलते हैं क्वाड्रेट, एक होती है कोडेट। यहाँ ऊपर की तरफ जो पाली होती है छोटी सी बीच में फंसी हुई, इस वाली पाली को कहते हैं हम क्वाड्रेट पाली। और नीचे की तरफ एक पाली और होती है, यहाँ पर एक छोटी सी पाली, जिसको बोलते हैं हम कोडेट पाली, ठीक है। सामान्य स्ट्रक्चर है ये, सामान्य स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ से ये जो पित्ताशय है, यहाँ से जो ये तो होती है यकृत वाहिनी, दोनों की दोनों क्या है, ये यकृत वाहिनियां। यहाँ से ये जो है ये सामान्य यकृत वाहिनी है। याद रखना, यकृत दोनों पालियों से दो वाहिनी आती है और दोनों वाहिनियों के मिलने से बन जाती है सामान्य यकृत वाहिनी। ये पित्ताशय से निकलती है पित्त वाहिनी, पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्त वाहिनी, है ना, पित्त वाहिनी। और यहाँ के बाद ये नीचे आती है, जिसको बोलते हैं हम सामान्य पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये हमारी यकृत से आ रही है, ध्यान देना, यकृत से दोनों पालियों से, इधर की पाली से इधर की पाली से, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यकृत वाहिनी। क्या बोलते हैं, यकृत वाहिनी। इन वाहिनियों से निकलती है सामान्य यकृत वाहिनी, सामान्य यकृत वाहिनी, ठीक है। ये सामान्य यकृत वाहिनी पित्त का संचय करेगी यहाँ पर, किसमें, पित्ताशय में। फिर जब जब भी हमको आवश्यकता होगी, समझना मेरी बात को, यहाँ पे सामान्य क्या है, ये पित्ताशय है, तो सामान्य यकृत वाहिनी पित्ताशय में पित्त का क्या करेगी बेटा, संग्रह करेगी। संग्रह करने के बाद क्या होगा, संग्रह करने के बाद यहाँ से ये जो बनेगी, इसको बोलेंगे अपन सामान्य पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी, है ना। ये सामान्य पित्त वाहिनी है, ये कहाँ जाके मिल जाएगी, ये ग्रहणी में जाके मिल जाएगी बेटा। कहाँ जाके मिल जाएगी, ग्रहणी में जाके मिल जाएगी। और ग्रहणी में कहाँ जाके मिलेगी, कहाँ जाके मिलेगी, नाम है उसका ओडाई की अवरोधनी, ओडाई की अवरोधी, या ओडी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ओडी की अवरोधनी। ये ओडी की अवरोधनी पे जाकर के मिल जाती है। तो ये हमारा अग्नाशय है ना, ये हमारा ग्रहणी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ग्रहणी है। तो ये पूरा यकृत का सिस्टम है। तो यकृत की बाह्य संरचना को अपन देखें
तो यकृत की जो बाह्य संरचना है हमको दिखाई देती है कि यकृत हमारा 2 पालियों में बटा होता है। लेकिन आजकल आधुनिक मतों के अनुसार यकृत की 2 नहीं होती बेटा, 4 पालियां होती है। इनका कोई काम नहीं होता क्योंकि इनमें पित्त का निर्माण नहीं होता, बस ये तो ऐसे ही सहारा देने के लिए हो जाती है इसमें, है ना। ये तो केवल इसमें ऐसे ही सहारा प्रदान करने के लिए होती है नॉर्मली। यहाँ से जो हमारा पित्ताशय है, ये इसका काम क्या है? पित्ताशय का काम है पित्त का संग्रह करना, निर्माण नहीं होगा। पित्त का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है, पित्त का निर्माण तो होता है यहाँ से। अगर हम यकृत की संरचना को काट के देखें, ठीक है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार डायग्राम का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी पहले। ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट। देखिए यकृत के बारे में हम बात करते हैं, तो याद रखना यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। अभी लिखाएंगे इसे, पहले समझो। हमारा जो यकृत है, पहली लाइन ये लिखो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये बोलो कि इसका निर्माण कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जो हमारा भ्रूण होता है ना, उस भ्रूण की कौन सी चीज? एंडोडर्म, एंडोडर्म से 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये एंडोडर्म से कौन बना? हमारा आंतरिक अंग बना, जिसका नाम है यकृत या लीवर, ठीक है। ये बन गया। लगभग कितना चौड़ा, कितना लंबा होता है? ये ऐसा होता है 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, है ना। 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसकी जो वेट होता है वो होता है 1.25 से 1.5 किलो, यानी 1.2। इसका जो वेट होगा 1.2 से 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो का होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। व्यास कितना बताया? 15 से 22 सेंटीमीटर, 15 से 22 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, ठीक है। अब कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई? ये याद रखना, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, देखना डायग्राम में, छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये हमारी बॉडी है, और हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर ये हमारा पेट हो गया, तो यहाँ पर ये कौन सी साइड है? लेफ्ट, दाई साइड, और ये बाई साइड। तो कहाँ पर होगा ये स्थित? ठीक है, कहाँ पर स्थित होगा? यहाँ पर होता है हमारा तनुपट, यहाँ पे होते हैं हमारे फेफड़े, यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे फेफड़े, ठीक है। ये हमारे फेफड़े हो गए, यहाँ पर फेफड़ों के नीचे होता है तनुपट। क्या होता है? तनुपट, ठीक है। यहाँ पे तनुपट होता है, और तनुपट के नीचे किस जगह बोला? लेफ्ट साइड पे क्या होता है? याद रखना आप लोग, तनुपट में होता है, और ये किस साइड पे होता है? ये हमारे पास याद रखना, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है। इस साइड पे, इस साइड पे हमारा लीवर होता है, इस साइड पे हमारा लीवर होता है, और इस साइड पे हमारा क्या होता है? याद रखना आप लोग, बताए ना आपको, आमाशय होता है। तो हमारे पेट में ये दाएं ओर होता है, और बाएं ओर होता है आमाशय, है ना। तो जब कभी भी आपके पेट में, ध्यान देना, जब कभी भी बेटा आपके पेट में अगर दाईं साइड पे, राइट हैंड की तरफ पे दर्द उठता है, तो सोचो लीवर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। बाईं साइड पे दर्द उठता है पेट में, तो सोचना कि पेट में कुछ, यानी आमाशय में कुछ गड़बड़ी हो रही है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना कि कहाँ पे होता है? दाईं साइड पे होता है। कहाँ, किसके नीचे होता है? डायफ्राम के नीचे होता है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, कि हमारा जो लीवर होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर डायफ्राम के नीचे होता है, लेकिन नीचे कहाँ पे? दाईं साइड पे होता है। राइट हैंड की साइड पे हमारा लीवर होता है, लेफ्ट हैंड की साइड पे हमारा आमाशय होता है। दोनों के बीच में हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत होती है। ये याद रखना, ठीक है। समझे नहीं समझे मेरी बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो हमारा यकृत होता है, अपनी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये 2 पालियों में बटा होता है। एक पाली का नाम दाई पाली, एक पाली का नाम बाई पाली, दाएं और बाई पाली। इसके अलावा 2 पालियां और होती है जिनको बोलते हैं कोड्रेट और कोडेट पालियां, जिनको बोलते हैं कोड्रेट और कोडेट पालियां। जो ऊपर वाली है वो कोड्रेट है और जो नीचे वाली है वो कोडेट है। ये एक जैसा मत लिखना बेटा, दोनों के नाम अलग अलग है। एक का नाम क्वाड्रेट है, एक का नाम कोडेट पाली। ठीक है, बताओ यकृत की सामान्य संरचना के बारे में किसी को कोई शिकायत हो तो बताओ। पित्ताशय के बारे में जान लो। दाई पाली के नीचे, दाई पाले के नीचे एक हरे कलर का थैली नुमा अंग चिपका रहता है। उस चिपके हुए अंग को बोलते हैं हम, हरे रंग का जो रंग है उसको बोला जाता है पित्ताशय। दाई पाले के निचले सिरे पर ऐसे चिपका रहता है नीचे बेटा थोड़ा सा, दाई पाले के निचले सिरे पर हरे रंग का पित्ताशय होता है। ठीक है, और इस पित्ताशय में क्या होता है, इस पित्ताशय में पित्त का क्या होता है, संचय होता है ना। पित्ताशय के अंदर क्या होता है, पित्त का संचय होता है बेटा, है ना। अब ध्यान देना आप लोग, है ना। पित्त क्या है, पित्त के बारे में अभी हम बात करेंगे कि जो पित्त है वो पीले हरे रंग का होता है। कैसा होता है, पीले हरे रंग का होता है। और इसमें बहुत सारे पित्त वर्णक होते हैं, बहुत सारे पित्त लवण होते हैं। पित्ताशय के अंदर जो पित्त होता है, उस पित्त के अंदर 2 चीजें होती है मुख्यतः। एक तो होता है पित्त वर्णक और एक होता है पित्त लवण। ये दोनों चीजें इसके अंदर होती है, पित्त वर्णक होता है और पित्त लवण होता है। इनका काम क्या है, इनके ये एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे क्या काम करेगा ये। ठीक है, पहले संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यकृत की संरचना के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ी बहुत लिख लीजिए आप लोग डायग्राम के लिए, फिर बाद में बन जाएगा डायग्राम। तो लिखना इसमें यकृत में लिखना, लिखना स्टार्ट कर रहे हो ना, बोलो लिखिए इसमें लिखना आप लोग। सबसे पहले थोड़ा बहुत लिख लो, फिर नहीं तो छूट जाएगा, फिर कल से समझाना पड़ेगा दोबारा। लिखो लीवर, एक एक लाइन में एरो लगा लगा के लिखना। लीवर हमारे शरीर की, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लिखना आगे। लीवर का निर्माण, लीवर का निर्माण भ्रूणीय, लीवर का निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। लीवर का निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। लिखना आगे। लीवर का भार 1.2 से 1.5, लीवर का भार 1.2 से 1.5, 1.2 से 1.5, 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। फिर लिखना, लीवर की, लीवर की चौड़ाई लगभग, लीवर की चौड़ाई लगभग 15 से 20, लीवर की चौड़ाई लगभग 15 से 20, सॉरी 15 से 22, 15 से 22 करो, 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना।
लीवर, लीवर डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में, लीवर डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में, लीवर डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर पाया जाता है, उदर गुहा में दाईं ओर पाया जाता है, उदर गुहा में दाईं ओर पाया जाता है। हेडिंग डालना, अगली हेडिंग डालना। लीवर की बाह्य संरचना, लीवर की बाह्य संरचना, लीवर की बाह्य संरचना, ठीक है। लीवर की बाह्य संरचना क्या होता है? बाह्य संरचना में देखना, बाह्य संरचना में लीवर, बाह्य संरचना में लीवर दो पालियों में, बाह्य संरचना में लीवर दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। बाह्य संरचना में लीवर दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है, दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है, दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन लेकिन लीवर की दो और पालियां होती है, लेकिन लीवर की दो और पालियां होती है। दो और पालियां होती है, नाम लिखो, क्वाड्रेट पाली व कोडेट पाली, क्वाड्रेट पाली और कोडेट पाली, क्वाड्रेट पाली और कोडेट पाली, ऐसे लिखो क्वाड्रेट पाली, नाम लिख लो दोनों के, कोडेट पाली व कोडेट पाली। दीपक मीणा क्या दर्शन करने आता है ये क्लास में? भाई क्लास चल रही है नहीं चल रही है? पढ़ते समय कुछ जरूरी चीजें जो भी हो आपके व्हाट्सएप वगैरह में, जहां भी आप पढ़ रहे हो कर रहे हो, सबको बंद कर दो कुछ समय के लिए। क्या दिक्कत आ रही है? पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखना, बाह्य संरचना में और देख रहे हैं, जो दाएं पाले होता है ना उससे क्या निकलता है, लिखो आगे अगली लाइन से लिखना। दाएं पाले की निचली सतह पर, दाएं पाले की निचली सतह पर एक हरे रंग का, दाएं पाले की निचली सतह पर एक हरे रंग का, ये यहाँ पे ये इसकी बात कर रहे हैं। दाएं पाले की निचली सतह पर एक हरे रंग का थैलीनुमा, हरे रंग का थैलीनुमा अंग पाया जाता है, थैलीनुमा अंग पाया जाता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं। थैलीनुमा अंग पाया जाता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। अब पित्ताशय में क्या होता है, लिखिए आगे। पित्ताशय में पित्त का संचय होता है, पित्ताशय में पित्त का संचय होता है, पित्ताशय में पित्त का संचय होता है, जो जो यकृत कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, जो यकृत कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है।
ठीक है। फिर लिखते हैं आगे, पित्त के अंदर, पित्त के अंदर पित्त वर्णक, पित्त के अंदर पित्त वर्णक, पित्त वर्णक व पित्त लवण होते हैं। पित्त के अंदर पित्त वर्णक व पित्त लवण होते हैं। पित्त के अंदर पित्त वर्णक व पित्त लवण होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पित्त के अंदर पित्त वर्णक व पित्त लवण होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पित्त लवण, पित्त वर्णक व पित्त लवण होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बात समझे आप लोग? समझिए मेरी बात को, पित्त वर्णक और पित्त लवण होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये थी हमारी यकृत की कौन सी संरचना? बाह्य संरचना, है ना। फिर लिखना आगे, अभी और लिखेंगे थोड़ा बहुत इसमें। अभी दोनों पालियां जो ना किससे जुड़ी रहती है ये भी आप याद करो। दोनों पालियों के बीच में जिसे दोनों पालियां ये जुड़ती कैसे है ना? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। कोर्स में नहीं दे रखा, फिर भी लिख लो एक लाइन तो। लिखिए, यकृत की पालियां आपस में, यकृत की पालियां आपस में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, हाँ क्या क्या प्रकृति के होते हैं, बस बस यही, और नहीं लिखना कुछ भी। उसके बाद ये लिखना है, यकृत की पालियां फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। यकृत की पालियां फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना, ये वाली बात समझाऊंगा आपको। ये डायग्राम बना रखा है इधर, ये एक पाली इधर की, एक पाली इधर की, दोनों पालियों से दो यकृत वाहिनियां निकलती है। तो लिखो आगे अगली लाइन में, यकृत की दोनों पालियों से, अगली लाइन से लिखना इसको भी, है ना। यकृत की दोनों पालियों से, यकृत की दोनों पालियों से एक एक यकृत वाहिनी निकलती है। यकृत की दोनों पालियों से एक एक यकृत वाहिनी निकलती है। ये एक एक यकृत वाहिनी निकलती है, एक एक यकृत वाहिनी निकलती है, जो एक एक यकृत वाहिनी निकलती है मिलकर के जो मिलकर के सामान्य यकृत वाहिनी बनाती है, जो मिलकर के सामान्य यकृत वाहिनी बनाती है, मिलकर के सामान्य यकृत वाहिनी बनाती है। ठीक है। फिर लिखना आगे, सामान्य यकृत वाहिनी पित्त वाहिनी से मिलकर, यहाँ पे देख सकते हो सामान्य यकृत वाहिनी, ये सामान्य यकृत वाहिनी, ये पित्त वाहिनी, पित्त वाहिनी से मिलकर, सामान्य यकृत वाहिनी पित्त वाहिनी से मिलकर, ये और ये दोनों सामान्य यकृत वाहिनी पित्त वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है, सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। सामान्य यकृत वाहिनी व पित्त वाहिनी मिलकर क्या बनाती है? सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है, सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। आएगी नहीं बात समझ में? अरे आएगी नहीं बोलो। सबसे पहले यकृत वाहिनी मिली, दोनों यकृत वाहिनियां मिली, क्या बनाया? सामान्य यकृत वाहिनी। अब ये थी पित्त वाहिनी और ये सामान्य यकृत वाहिनी, दोनों मिल गई तो क्या बनाई? सामान्य पित्त वाहिनी। ठीक है, ठीक है। आगे लिखना, क्या लिखा आपने? सामान्य
एक बार लाइन बोल दो, लास्ट वाली लाइन बोल दो एक बार, क्या लिखा है था? बोलो बोलो, कोई भी बोल दिया करो, बोलने में क्या शर्म आती है क्या? लास्ट वाली लाइन बोल दो, क्या लिखा है था? मैं भूल जाता हूँ, फिर लिखाने के बाद दूसरा डबल लिखा दूंगा। सामान्य पित्तवाहिनी बनती है, ठीक है ना? आइए लिखा है था साइड, सामान्य यकृत वाहिनी पित्तवाहिनी से मिलकर सामान्य पित्तवाहिनी बनाती है, ठीक है। इसके बाद लिखो, इसे, इस सामान्य पित्तवाहिनी की बात कर रहा हूं, इसे ध्यान देना, इसे सामान्य पित्तवाहिनी को, यानी इसे, इसे क्या नाम देते हैं? एक और, इसे डक्टस कोलोडोकस भी कहते हैं। इसे डक्टस कोलोडोकस, इसे डक्टस कोलोडोकस भी कहते हैं। इसको, सामान्य पित्तवाहिनी को ही डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। ये वाहिनी, ये वाली जो है, यही क्या है? डक्टस कोलोडोकस। इसे ही डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। फिर आगे लिखना, सामान्य पित्त वाहिनी आगे जाकर, सामान्य पित्त वाहिनी आगे जाकर, सामान्य पित्त वाहिनी आगे जाकर ग्रहणी में खुलती है। सामान्य पित्त वाहिनी आगे जाकर के ग्रहणी में खुलती है, ग्रहणी में खुलती है, तथा ग्रहणी में खुलती है तथा इसके खुलने के स्थान पर, ग्रहणी में खुलती है तथा इसके खुलने के स्थान पर एक अवरोध नहीं पाई जाती है, तथा इसके खुलने के स्थान पर एक अवरोध नहीं पाई जाती है, तथा इसके खुलने के स्थान पर एक अवरोध नहीं पाई जाती है, एक अवरोध नहीं पाई जाती है, जिसे ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। अवरोध नहीं पाई जाती है, जिसे, यहाँ पर एक अवरोध नहीं पाई जाती है बेटा, इस जगह पे, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। जिसे ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। इसे ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। यह यह ग्रहणी के छिद्र पर, यह ग्रहणी के छिद्र पर, यह ग्रहणी के छिद्र पर नियंत्रण करती है। यह ग्रहणी के छिद्र पर नियंत्रण करती है, ग्रहणी के छिद्र पर नियंत्रण करती है। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जितना भी आपने लिखा है ना, अब उसके बाद ये डायग्राम बनाना, आज आप टाइम मिलते ही, है ना? जितना भी आपने लिखा है ये डायग्राम बनाना। इसके बाद हम कल यकृत की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
सभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई और यस बोल दीजिए। अगर बनाना चाहते हो तो ऐसा ही रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई, क्लास को भी लेफ्ट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग चैटिंग करते रहते हो बाद में। चलो हो गया सबके।